कि आप पीछे देख पा रहे होंगे एमपी का मैनिफेस्टो। आपने अक्सर देखा होगा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो अपने मैनिफेस्टो बनाती हैं, लेकिन बीएसटीवी डिजिटल प्लेटफॉर्म वंदे भारत पहली बार एमपी का मैनिफेस्टो बना रहा है, यानी कि जनता का मैनिफेस्टो। तो आखिर जनता के मैनिफेस्टो में वो कौन से मुद्दे होंगे, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में कई सारे मेहमान भी मौजूद हैं और मैं एक एक कर उन सभी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। हमारे बीच डॉक्टर सुबोध वाणिज्य डायरेक्टर हैं सिद्धाना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज मंच पर आएं। इसके अलावा अरुण कुमार पांडे जी हमारे साथ प्रो चांसलर मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी से भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कृपया वे मंच पर आएं। और वेद प्रकाश शर्मा रिटायर्ड आईएएस हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगी, वेद प्रकाश शर्मा जी आप प्लीज मंच पर आएं। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी हमारे सहयोगी संयम जैन से कि वो इस मंच का आगाज करें। बहुत शुक्रिया नैन्सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। तो अरुण जी, सुबोध जी, वेद प्रकाश जी, आप तीनों एक ऐसे अलग अलग क्षेत्र से आते हैं जो मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिम्मेदारों से भी चर्चा होगी आगे जाकर कि आखिर कैसा हो मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो, क्योंकि वो बनाते हैं, उसको लागू करवाते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर आप काम करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा वेद प्रकाश शर्मा जी के साथ। वेद प्रकाश जी, आप रिटायर्ड आईएएस रहे हैं और अब आगे जाकर आपने राजनीति भी ज्वाइन कर ली है, बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगा वो यही है कि आखिर कैसे राजनीति में आगाज हुआ। आपने जमीनी स्तर पर काम किया है, जहां आईएएस रहकर आपने प्रशासनिक सेवा की, लेकिन अब जाकर कैसे राजनीति की ओर आपने रुख कर लिया, उसका कारण क्या है और क्या कमियां देखी इस देश के अंदर, क्योंकि पहले भी मैनिफेस्टो बनते हुए आए हैं, लेकिन अब कैसा हो मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो? राजनीति का अर्थ होता है सीधे लोगों से जुड़ना, उनके करीब जाना और उनकी बात को समझना। ये सबसे महत्वपूर्ण धरातल यही होता है। दूसरा, राजनीति में चैलेंज ये है कि ये सबसे मुश्किल प्रबंधन है और किसी एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लें तो वहां का प्रतिनिधि कैसे 2 लाख से ज्यादा लोगों के एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को कैसे कोलेट करके समझता है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल, मुश्किल और बहुत ही उच्च स्तर के कई दक्षताओं की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है कि लोकतंत्र सभी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए समाज के सभी वर्गों से, सभी प्रोफेशन से अलग अलग स्किल सेट के लोग आने ही चाहिए, जिससे राजनीति और समृद्ध होगा। यही सब कारण थे कि मैं राजनीति की तरफ आया। अरुण जी, आपने जहां प्रो चांसलर हैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चर्चा होती है कि शिक्षा को लेकर सभी पार्टियां बहुत वादे करती हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा कदम रुख किया कि नई शिक्षा नीति आई थी और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने नई शिक्षा नीति को अपनाया है। तो ऐसे में नई शिक्षा नीति के जरिए मध्य प्रदेश की नई दशा और दिशा कैसे देखते हैं आप? संयम जी, मध्य प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है भारतवर्ष का जिसने नई शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू किया। इस शिक्षा नीति की खास बात, कई तरह की बातें हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी बात थी कि विद्यार्थियों को एक स्वतंत्रता देना। पहले क्या होता था कि +2 करने के बाद एक स्ट्रीम चुनना होता था कि या तो वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, लेकिन इसमें एक इस तरह की स्वतंत्रता दी गई कि जो विद्यार्थी अगर वो साइंस भी पढ़ रहा है तो आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, खास तौर से अगर हम छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो है। और दूसरा, अगर उच्च शिक्षा की तरफ हम जाएं तो हम देखते हैं कि पहले अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन ले लेता था, एक साल अगर उसने पढ़ाई कर ली तो उसके बाद अगर किसी वजह से वो पढ़ाई छोड़ देता था तो उसको पुनः फिर नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ता था। तो इस नई शिक्षा नीति में एक ये सुविधा दी गई कि अगर आप 1 साल पढ़ाई कर लेते हैं और किसी वजह से आप छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में डिग्री मिल जाएगी और चौथे साल में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च की डिग्री भी मिल जाएगी साथ साथ, और
आगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आप 1 साल में भी कर सकते हैं, अगर 3 साल की डिग्री लेकर आ रहे हैं तो वो आप 2 साल में करेंगे। तो साक्षरता दर को लेकर सवाल उठता है हमेशा अरुण जी की साक्षरता दर मध्य प्रदेश की जो थी 2001 से 2011 के बीच 7% बढ़ी थी और उसके बाद से फिर 2010 के बाद से जो नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चाएं होने लगी, तो अभी कमोबेश कई राज्यों ने विरोध भी किया लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। तो अब इसके बाद शिक्षा नीति, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, एक तो सरकार ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है कि आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नए नए महाविद्यालय खोले जाएं, विश्वविद्यालय भी खुले हैं जो सरकारी भी हैं और प्राइवेट स्तर पर भी खुले हैं। तो एक तो यह है कि अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें आगे आने वाले समय में क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मेरा सुझाव ये है कि सबसे पहले तो जो टीचर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सालों से यहाँ के महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंटमेंट्स भी नहीं हुए हैं। दूसरा, रिसर्च एक शोध ऐसा विषय है जिसमें ग्रांट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मध्य प्रदेश तो जैव विविधता का एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है और यहाँ के छात्रों को खासतौर से अब स्किल ओरिएंटेड कौशल विकास की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थी अगर उच्च शिक्षा नहीं भी प्राप्त करते हैं तो वो कौशल विकास के माध्यम से कुछ न कुछ स्किल प्राप्त करें। डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी, सुबोध जी, आखिर देखा जाता है स्वास्थ्य के क्षेत्र की भी बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो बन रहा है जहां प्रशासनिक स्तर पर क्या हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाता है अक्सर कि मैनिफेस्टो में वादे होते हैं कि हम अस्पताल खोलेंगे, कई जगह अस्पतालों का लोकार्पण होता है। मध्य प्रदेश की पूरे चर्चा करूंगा मैं, लेकिन डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा कमी देखी जाती है सरकारी अस्पतालों में। ये एक बड़ा क्राइसिस है आज के समय मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, अस्पताल खोलना आसान है, पर उसको सही तरीके से चलाना और डिलीवर करना सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। अभी मध्य प्रदेश में एक चीज आई है, चेंजेस आए हैं जो कि अभी लोगों ने रियलाइज नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य की बहुत सारी सर्विसेज को धीरे धीरे आउटसोर्स कर रही है। जैसे एम्बुलेंस थी 108, इसी तरीके से पैथोलॉजी जो है वो आउटसोर्स हो चुकी है। रेडियोलॉजी में सीटी, एमआरआई ये आउटसोर्स होते जा रहे हैं। किचन आउटसोर्स हुआ है, लॉन्ड्री आउटसोर्स हो रही है। इसी तरीके से अभी सुपर स्पेशलिटी की कई सुविधाएं आने वाली हैं, वो भी आउटसोर्स होंगी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और यही फ्यूचर है, फ्यूचर यही है, क्योंकि जब आयुष्मान योजना एक बार सरकार ने दे दी, जिसका मतलब है कि उन्होंने गरीबों को और हो सकता है आने वाले दिनों में सारे भारतीयों को मेडिकली इंश्योर कर दिया, तो फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी प्राइवेट प्लेयर के पास आ जानी चाहिए, क्योंकि आपने रेट फिक्स कर दिए, आपने सारी चीजें फिक्स कर दी। तो ये पीपीपी मॉडल पे हेल्थ को अगर ले जाएंगे तभी बहुत अच्छे से डिलीवरी हो पाएगी, और मध्य प्रदेश सरकार इस तरफ शुरुआत ले चुकी है। देखा भी गया कि जो बीजेपी की सरकार है अपने देश के अंदर, केंद्र में हो राज्य में हो, पीपीपी मॉडल पर ज्यादा फोर्स करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आ रहा है, तो कितनी सफलता आप देखते हैं? और सबसे बड़ी चीज की जिम्मेदारी जो होती है, प्राइवेट हो या सरकारी, अलग अलग जगह पर आउटसोर्सिंग की आपने बात की, तो आउटसोर्सिंग से कितना सुधार इसमें होगा आगे समय पर? और मैनिफेस्टो में क्या कुछ मुद्दे सरकार को लेना चाहिए, या फिर दोनों पार्टियां जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं मुख्य तौर पर क्या मुद्दे हों आपके हिसाब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में? नहीं, रिजल्ट्स तो हम लोग देखने ही लगे हैं कि आज की डेट में CHC तक, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स तक पैथोलॉजी की सर्विसेज इतनी अच्छी पहुंच गई हैं कि कुछ टेस्ट उसी लेवल पे रिपोर्ट हो जाते हैं, और बाकी के टेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके, जहां पे लैब्स बनी हैं पीपीपी मॉडल पे, वहां पे उनके रिजल्ट अगले दिन पहुंचा दिए जाते हैं। अभी तैयारी ये भी हो रही है कि गांव से भी कलेक्शंस किए जाएंगे पैथोलॉजी के, वहां पे मोबाइल हॉस्पिटल के थ्रू, एम्बुलेंस के थ्रू डॉक्टर्स रेगुलर जाया करेंगे हफ्ते में 1-1, 2-2 दिन, और उस जगह से ब्लड सैंपल्स आके, तो ब्लड सैंपल्स में तो देखने मिल गई है पैथोलॉजी में। सीटी एमआरआई अब हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है, ये भी एक अच्छी चीज है। ये दिख रहा है अब लोगों को कि हर सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन, एमआरआई आ गई। डायलिसिस हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मशीनें लग गई, अब डायलिसिस होने लगी है, 5-5, 6-6 मशीनें हैं हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो इफेक्ट दिखना तो शुरू हो गया है। अब जैसे ये सुपर स्पेशलिटी को जैसे ही करेंगे
तो उसके बाद कार्डियक, न्यूरो, ट्रॉमा, ये चीजें भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू हो जाएंगी, गरीबों को और मध्यम वर्ग को अच्छी तरीके से मिलने की। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अभी जो सुधार हो रहा है वो आगे कह सकते हैं कि ब्लॉक लेवल तक भी और जा सकता है। जाएगा। इस वक्त वेद प्रकाश जी, एक सवाल उठता है, आपने आईएएस रहकर जहां प्रशासनिक सेवा की, जनता की सेवा की, लेकिन अब राजनीति में आ रहे हैं, तो ऐसे में सनातन कितना बड़ा मुद्दा है राजनीति में? आज वर्तमान का सबसे बड़ा मुद्दा वही चल रहा है, सनातन पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। आप राजनीति में नए आए हैं, तो ऐसे में इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? सनातन हम भारतीयों की पहचान है और हमारी अस्मिता है, हमारे बाप दादाओं से जुड़ी चीजें हैं, हमारी पूरी ज्ञान राशि धरोहर है सनातन में, हमारी पूरी आस्था है सनातन में। और अगर कोई राजनीतिक दृष्टि से कहता है कि हम सनातन को डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म कर देंगे, तो यह भारत के सभी सनातनियों के लिए चेतावनी है। राजनीतिक मुद्दा तो क्या होगा नहीं, अलग बात है। सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अगर इस तरह के चैलेंज भारत के करोड़ों सनातनियों के सामने कोई पेश करता है, तो यह मुद्दा सिर्फ मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आक्रोश है हम सनातनियों में कि कोई खत्म करने की बात कैसे कर सकता है सनातन की भूमि पे। इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। ये बोलने वाले अपने नाम में देखें, उदय, निधि, इन शब्दों, ये शब्द कहां से पैदा हुए? बगैर सनातन के। दक्षिण भारत से जब ये बातें उठ रही है, आप पीछे मुड़ के देखिए, हजारों साल से स्थापत्य कला, मंदिरों का जो निर्माण, ये सब सनातन की धरोहर है। वो आयुर्वेद की बात हो या विश्व का सबसे बड़े व्याकरण पाणिनि की बात हो, ये सब सनातन का ही तो देन है। और वो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं सनातन की धरती से। राजनीतिक मुद्दा क्या बनेगा वो अलग बात है। भारत के आम लोग इससे आक्रोशित हैं और वो ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। जिसका शाब्दिक अर्थ ही जहां पुरातन से अनंत तक की बात करता हो सनातन, उसको लेकर जहां एक तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं, लेकिन इसी मुद्दे को बनाए रखना और मूलभूत सुविधाओं का जो मुद्दा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कई सारे हैं, तो आपको लगता है कि पार्टी के अंदर जो मुद्दे भटकाने की बात होती है, वो किस हद तक आप मानते हैं कि सनातन को पकड़कर ही सिर्फ पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ रहे हैं? जो मूलभूत सुविधा के मुद्दे हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ऐसे में इन मुद्दे, कई लगता है कि मुद्दे भटक जाते हैं आपको इन्हीं मुद्दों को सिर्फ पकड़कर चलने से। मूलभूत सुविधाओं की बात तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और ये कोरोना काल में जिस तरह से लगातार लोग घर से नहीं निकल रहे थे और तब से अब तक कमजोर वर्ग को लगातार अनाज देना, इससे बड़ा गरीबों की सेवा क्या हो सकती है? करोड़ों लोगों को के ऊपर छत मुहैया कराना, आयुष्मान जैसा स्वास्थ्य की योजना लाना, महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली योजना, उसका प्रभाव और फायदा हम प्रदेश में देख ही रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए विधानसभा, लोकसभा में आरक्षण सुनिश्चित करना, तो ये सभी वर्गों को उठाना, हर मुद्दे को लेके चलना, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। हाँ, अगर उसके साथ विपक्ष ऐसे प्रश्न पैदा करता है भटकाने के लिए, तो हर सनातनी होशियार है, समझदार है, अपनी आवश्यकताओं को समझता है, किससे जुड़ना है उसे पता है, और सनातनियों को किससे खतरा है ये भी वो भली भांति समझ रहे हैं। जरूर मैं लौटूंगा आपके पास वेद प्रकाश जी। अरुण जी, लेकिन एक सवाल शिक्षा के क्षेत्र में जो बार बार उठता है, मैनिफेस्टो में हर पार्टी बोलती है कि हम कुछ नया करेंगे, और खास तौर पर जो बात की जाती है कि आज के टाइम पर नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू है और उसके अनुरूप लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखता है। प्राइमरी की बात की जाए, प्राइमरी स्कूल में ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर इसका नहीं दिखता है। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में कहा गया कि आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिए हैं जिससे सभी सब्जेक्ट्स को 11वीं और 12वीं तक पढ़ाया जा सके। तो इससे बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि
कई जगह देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में कि सिर्फ सेकेंडरी तक स्कूल है, उसके बाद फिर वो एक दूसरे स्कूल के लिए उनको दूसरा शहर बदलना पड़ जाता है। देखिए, नई शिक्षा नीति में इस बात का प्रावधान है कि जो स्कूली शिक्षा है उस पर तो ध्यान दिया ही जाए, उसके साथ साथ रोजगार परक शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाए। अब जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, वहाँ पर स्कूल कॉलेज खुल तो रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी शिक्षा किस तरह से दी जा रही है इसको ध्यान में रखना जो भी पार्टी सत्ता में रहती है या विपक्ष में रहती है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात हमारा मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन, अभी बहुत से हमारे संस्थान इस तरह के हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, जो जिनका अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ है। जो नैक होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल का, वो ग्रेडेशन करते हैं, A++ या B++, जो भी जिस स्तर का संस्थान होता है। तो बहुत से ऐसे हमारे संस्थान अभी भी हैं जो नैक एक्रेडिटेशन के लिए नहीं गए हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि पहले हम उनको प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि वो इसके लिए जाए। और दूसरा सबसे और बात है कि भारतीय जो हमारी ज्ञान परंपरा है उसको ध्यान में रख करके जो जिस तरह के नारी उत्थान की बात हो रही है, मानवीय मूल्यों की बात हो रही है, इन सब का समावेश भी हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो पहली चीज तो यह है कि हम अपने पाठ्यक्रम को बदलना होगा। क्वालिटी एजुकेशन की आपने बात की, देखते हैं कि शिक्षकों की रिक्रूटमेंट की जाती है, लेकिन शिक्षक वो जो ज्ञान का मंदिर खुद अपने आप में हो, ज्ञान बांटे, लेकिन ऐसे में वहां पर कई सारे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं शिक्षकों के रिक्रूटमेंट को लेकर। कई बार आरक्षण का मुद्दा आ जाता है। तो लग रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो क्षेत्रों में जहां आरक्षण की बात की जाती है, मैं आपके पास भी आऊंगा, तो ऐसे में ये आरक्षण का मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि ये भविष्य डालता है, मध्य प्रदेश का भविष्य कैसा होगा उसमें समझौता नहीं किया जा सकता। देखिए, जब पार्टियां क्योंकि मैनिफेस्टो में बहुत लुभावने वादे देती हैं इसको लेकर। देखिए, जब अच्छे शिक्षक होंगे तो वो अच्छी पढ़ाई भी कराएंगे और उसी तरह से विद्यार्थी भी निकलेंगे उन संस्थानों से। तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जो भी टीचर अपॉइंट किए जाएं, बहुत सालों से मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि लगभग 10 वर्षों से अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हुए हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। तो वो जरूरी इस बात की है कि हम अच्छे टीचर्स का अपॉइंटमेंट करें और निश्चित रूप से जब अच्छे टीचर आएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो होगी ही। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी है। और जहाँ तक कि कौशल की बात है तो वो तो हमें लगता है कि हुनर सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको बेरोजगार हम कहें कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उसके बजाय अगर उनके पास कोई हुनर है तो वो खुद भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। डॉक्टर सुबोध जी, एक सवाल उठता है कि देखते हैं मध्य प्रदेश में कि नर्सिंग छात्र छात्राएं बहुत हड़ताल कर रहे हैं, मांग कई सारी है, और कई बार स्वास्थ्य को लेकर जहां मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों से या 3.5 सालों से हड़तालों का दौर चल रहा है, लगातार एक हड़ताल खत्म होती है, चाहे डॉक्टर्स की हड़ताल हो या नर्सिंग स्टाफ की हो। उनके जो मुद्दे हैं मैनिफेस्टो में पार्टियां कैसे उन्हें अपनाएं, और अभी तक जो अपनाया था 2018 में दोनों पार्टियों ने, कितना फर्क बनना चाहिए और वो मांगे उनकी कितनी जायज आपको लगती है? देखिए, ज़्यादातर जो डिमांड रहती है स्वास्थ्य कर्मचारियों की, वो 2 चीज़ों को लेके रहती है। एक तो उनकी जो सैलरीज हैं और दूसरा जो उनकी प्रमोशंस के को लेकर है। लेकिन अगर आप देखो, जो मैंने आपको बोला था कि धीरे धीरे पीपीपी मॉडल पे जा रहा है, तो इसीलिए पीपीपी मॉडल को बीजेपी बढ़ा रही है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी से सर्विस एक्सपेक्ट करना इम्पॉसिबल है। सरकारी कर्मचारी सरकार का एक पार्ट होता है, वो अपने आप को सरकार का पार्ट समझता है। आप उससे एक सर्विस को बहुत अच्छे रूप से एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए पीपीपी मॉडल पे जब आप जाएंगे तो ये हड़तालें खत्म हो जानी है, आपके ये जो डिमांड्स रहती हैं वो जायज रूप से होंगी। और सरकार का काम होता है गवर्नेंस, वो गवर्नेंस करे कि ये लोग ईएसआई समय पे भर रहे हैं कि नहीं, पीएफ समय पे भर रहे हैं कि नहीं, मिनिमम वेजेस दे रहे हैं कि नहीं, यह काम सरकार पे रहेगा। और बाकी सारी चीजें जब प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे तो ये चीज आप देखिए आने वाले 10 साल में खत्म हो जाएगी। सारे पब्लिक सेक्टर्स चले गए,
सारे BHEL भी अब 2 साल में चला जाएगा प्राइवेट सेक्टर को। अब इस तरीके से एयर इंडिया जैसे ही गया है टाटा को, आप देखिए पूरा चेंज हो गया एयर इंडिया। बदलाव देखने को मिला है, लेकिन एक तरह से जो मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो का निर्माण हो रहा है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी मुद्दे हैं। वेद प्रकाश जी, समय की कमी है, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे कि भारत बनाम इंडिया का एक मुद्दा चल रहा है। आपने जमीनी स्तर पर काम किया, हमारे पास खुशनसीबी हमारी के ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रशासनिक सेवा में पूरा वक्त दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी मुद्दों को सामने देखा होगा, लेकिन अब राजनीति में आए हैं तो कितने मुद्दे बदलते देख रहे हैं? और आज का एक आखिरी सवाल, भारत बनाम इंडिया से कितना ताल्लुक आप रखते हैं? हम भारतीय हैं, भारत हमारी भूमि है और भारत ही हमारा नाम है। इंडिया नाम तो किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा दिया गया था, और ये किस सेंस में दिया गया सबको पता है। किनको वो रेड इंडियंस कहते थे और किनको इंडियंस, तो इन्फीरियर और कमजोर किस्म के, जिसे वो आसानी से जिसे शासित कर सकें, ऐसा शब्द उन्होंने इजाद किया था, वो इंडियन। तो इसे अब हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी जो धरा है, भूमि है, हजारों सालों से जो सनातन की पहचान है, वो भारत है, और भारत ने अब उसे समझ लिया है। अब और किसी मुगालते में हम रहने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, समय की कमी है, डॉक्टर सुबोध जी, अरुण जी और साथ ही वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत शानदार ये सत्र रहा, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपने विचार साझा किए। इसी के साथ इस सत्र की समाप्ति होती है।